मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 विद्रोही और राज का भाग 2। सभी बच्चे इसको अंत तक देखें। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें विद्रोह के विषय में जो भविष्यवाणियां थी और अफवाहें थी उनको समझाया गया है। बेटा, इससे पहले भाग में हमने पढ़ा था कि विद्रोह जो सन 57 का है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला और उसके कौन कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर कैसे इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और बहादुर शाह जफर के बारे में तो याद भी होगा, कैसे बेचारे ने बड़े ही अनमने मन से इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला। आज हम पढ़ेंगे कि अफवाहें और भविष्यवाणियां क्या थी इस विद्रोह से पहले, लोगों के मन में क्या क्या शंकाएं थी, क्या क्या अफवाहें फैल रही थी। अब हमने देखा कि जो मेरठ से दिल्ली आए थे सिपाही, उन्होंने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। और उनका कहना था कि अगर भाई कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं, हिंदुओं के लिए गाय बहुत पवित्र एक पशु होता है, तो इसलिए भाई उसकी चर्बी को वो मुंह से नहीं काट सकते। और इस्लाम में सुअर को एक बहुत ही निकृष्ट बेकार जानवर माना गया है, इसलिए वो उसके चर्बी को मुंह नहीं लगा सकते। तो क्या लगा लोगों को कि अंग्रेज हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और सिपाहियों का इशारा था। उस वक्त एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। एक छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी राइफल के लिए ये यूज की जाती थी, एक कारतूस जिनको चर्बी के लेप में सना हुआ माना गया था। अब अंग्रेज सिपाहियों ने समझाया भी बहुत कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये अफवाह फैलती चली गई और ये आज तक भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा था भी या नहीं था। तो इसमें एक है कमांडेंट कैप्टन राइट है, उसने अपनी एक रिपोर्ट लिखी कि दमदम स्थित शस्त्रागार में, का शस्त्रागार होता है जहाँ पे बेटा ये सारे वेपन्स हथियार रखे जाते हैं, काम कर एक नीची जाति के खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा। ब्राह्मण सिपाही ने कह दिया कि मैं नहीं पिला रहा, तू तो नीची जाति का है, तो तेरे छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। तो खलासी ने क्या जवाब दिया इस रिपोर्ट के अनुसार कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। अब ये बेटा पता नहीं है कि ये बात सच भी है या झूठ है, लेकिन ये अफवाह जब एक बार फैलनी शुरू हुई तो ऐसी फैली कि अंग्रेजों ने खूब समझा लिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ और सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा आ गया इससे, इसके प्रति। एक और अफवाह फैली उस वक्त ही कि हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ये एक दूसरी अफवाह फैलने लगी थी। तो जो शहरों और गांव में सिपाही थे और आम लोग, उन्होंने उन आटों को, बाजार के आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। और चारों तरफ लोगों में डर बन गया कि भाई अब तो अंग्रेज चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन जाए। अंग्रेजों ने कोशिश की कि भाई इस चीज़ को समझाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं थे। और ये तो दो हमने अफवाहें सुनी। हम अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। 1757 में अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये कहते हैं कि भाई 23 जून 1857 को, यानी कि जब उस युद्ध को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो अंग्रेजों का राज भी खत्म हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक देखते हैं अफवाह के तौर पर, तो एक और अफवाह थी कि गांव गांव में चपातियां यानी कि रोटियां बांटी जा रही थी। कि रात में एक आदमी आता है, गांव के चौकीदार को एक चपाती देता है और बोलता है कि 5 चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचा दो। अब ये चपातियां क्यों बांटी जाती थी ये उस वक्त भी किसी को नहीं पता चला और ये आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है। अब बात यह है कि बेटा ऐसा क्या था कि लोग इन अफवाहों में विश्वास करने लगे थे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसी अफवाहों में लोगों ने विश्वास किया हो। अब ऐसा क्या हुआ था? तो इसका कारण ये था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों पर यकीन नहीं था। उनके मन में एक डर था अंग्रेजों के प्रति कि भाई अंग्रेज तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। अब ये हम देखते हैं 1820 के दशक से
जो कुछ चेंजेस हुए, तो इससे हिंदुस्तानियों के मन में कैसे एक वहम सा बन गया, एक डर आ गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया था। जो सती प्रथा थी उसको 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को इन्होंने ही लागू करवाया था। और इसके कुछ समय बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह का भी नियम, वो कानून बन गया था कि भाई विधवा का पुनर्विवाह किया जा सकता है। तो अब ये चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने समाज सुधार के पर्पज से की थी कि स्त्री प्रथा अब गलत चीज़ है भाई, और विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और उनके अनुसार पश्चिमी शिक्षा से भारतीय और आगे बढ़ेंगे, ये मानना था उनका। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से भाई भारत के लिए बहुत हित किया कि भाई बहुत हम इंडियंस के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में उल्टा शक गया कि भाई साहब पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, हमारा धर्म है, हम स्त्री प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो ना हो, इन्हें क्या मतलब है, और हमारी जो पढ़ाई चल रही है उसमें ये छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या था कि ये शासकीय दुर्बलता और दत्तकता। दत्तकता क्या चीज़ होती है बेटा, इसमें अगर किसी राजा के उसकी अपनी संतान न हो तो वो गोद लेकर किसी और को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस केस में अंग्रेज हैं वो उस राज्य के सत्ता के मालिक हो जाएंगे। ऐसे ही तरीके से जैसे झांसी में इन्होंने कोशिश की कि हम इस रियासत को अपने कब्जे में ले लें, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी रियासतों को शासकीय दुर्बलता और दत्तकता के अवैध घोषित करके ले लिया। अवध का केस बेटा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अंग्रेज हैं जिस भी इलाके को अपने अंडर में लेते, वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी, जो न्याय प्रणाली, शासन व्यवस्था सारी थी, उन्हें अपने हिसाब से लागू करवाते थे। जो रिवेन्यू सिस्टम था, टैक्स वगैरह लेते थे ज़मीन पर। अब लोगों का ये मानना था, आम लोगों का, कि भाई जिसको भी हम बढ़िया मानते, चाहे हमारे राजा हों, रजवाड़े हों, उनको ये अपने अंडर कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनमें ये पंगे ले रहे हैं। लगान अदायगी है, उसमें ये पंगे ले रहे हैं ये अंग्रेज। तो उन सबको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं जो हृदयहीन थी। देखो, जो राजे रजवाड़े थे, अगर किसी साल ज़्यादा बढ़िया फसल ना हो तो वो रिलैक्सेशन दे देते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे ये रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं देते थे। इसलिए लोगों के मन में बड़ी ही शंकाएं आ रही थी। और साथ ही साथ बेटा ईसाई धर्म प्रचारक तो उस वक्त काफ़ी एक्टिव थे ही इंडिया में। वो जाते थे अलग अलग जगह पे और कोशिश करते थे कि वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे 1857 के ये क्रांति से पहले क्या ऐसा हुआ था कि अवध को भी अंग्रेजों ने अपने अंडर लाने का फैसला कर लिया, उस पर भी डायरेक्ट कब्जा करने का फैसला कर लिया। तो हम पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसके बारे में सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें। ये गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये स्टेटमेंट दी थी उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। इसने ही ये स्टेटमेंट दी थी अवध के बारे में। और उसके 5 साल बाद यानी 1856 में इसने अवध की रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब ये क्यों मिलाया, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम एक ये देख लेते हैं वर्ड रेजिडेंट। ये गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। जो जैसे गवर्नर जनरल ये था इस वक्त डलहौजी, तो उसका जो प्रतिनिधि अगर किसी भी रियासत में रहता था तो ऐसे व्यक्ति को रेजिडेंट कहते थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने सारी सत्ताओं पे तो डायरेक्ट कब्जा किया नहीं था, कुछ पे इनडायरेक्ट कब्जा भी था उनका। तो जहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से ये कब्जा था, जैसे अवध जैसी जगह पे जहाँ पे सहायक संधि की थी, यहाँ पर ये अपना एक रेजिडेंट रख देते थे। अब हम देखते हैं 1801 में अवध में सहायक संधि कर दी गई। अब सहायक संधि क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है बेटा थोड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी,
और इसकी क्या क्या शर्तें थी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। अंग्रेज अपने सहयोगी की, यानी कि जिसके साथ वो सहायक संधि कर रहे हैं, उसकी रक्षा करेगा बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से, यानी बाहर कोई अटैक करेगा तो भी रक्षा करेगा, और अगर उसकी रियासत में कोई पंगा होता है तो भी अंग्रेज उसे बचाएंगे। दूसरा क्या है, सहयोगी पक्ष यानी जिसके साथ ये संधि करता है कि भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रहेगी, ये तीसरा है। और जो टुकड़ी रहेगी यानी ब्रिटिश सेना, उसका खर्चा किसको करना पड़ेगा, जिसके साथ संधि की है। जैसे अवध के साथ संधि किया तो अवध वाले ही इस सेना का खर्चा पानी देंगे। और लास्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सहयोगी पक्ष यानी जिसके साथ संधि की है, किसी और शासक के साथ संधि नहीं कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। एक तरीके से इन्होंने पंगु बनाकर छोड़ दिया था उन रियासतों को जिनके साथ सहायक संधि की। अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं बेटा। सहायक संधि की उसकी शर्तें सबने हमने जान ही ली हैं, और वहाँ पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा, यानी कि एक अंग्रेज अफसर भी रहेगा जो वहाँ के कामकाज को देखेगा और अपनी सलाह भी वो दरबार में देगा। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जैसे जो अवध के नवाब थे उनकी शक्ति कम होने लगी, रियासत में उनकी वैल्यू कम होने लगी और अंग्रेज़ों की वैल्यू बढ़ने लगी। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे का हम जहाँ तक देखते हैं क्या कारण था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी थी और इस एरिया को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है, ये अंग्रेज़ों ने सोचा। 1850 के दशक तक की शुरुआत तक वो काफ़ी सारे हिस्से जीत चुके थे, जैसे दिया बेटा मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, ये सारे अंग्रेज़ों के पास आ चुके थे। और 1856 में जब अवध का भी इन्होंने अधिग्रहण किया तो ये प्रक्रिया इनकी रियासतें जीतने की उस वक्त पूरी हो चुकी थी। अब एक और कोटेशन है, देह से जान जा चुकी थी, ये भी बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये किसने कहा हम आगे देखेंगे। डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किस आधार पर किया कि भाई साहब यहाँ के जो नवाब है वाजिद अली शाह, ये ढंग से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए क्या किया, उनको गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। अब ये तो अंग्रेज कह रहे थे कि ढंग से नहीं चला रहे, वहाँ के लोग तो बहुत पसंद करते थे नवाब को, तो इसलिए वो वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। ये बेटा एक मैप देख लेना आप जब भी थोड़ा टाइम मिले। मगर सच ये है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे, वाजिद अली शाह को जो नवाब थे, और जब वे अपने लखनऊ से जा रहे थे यानी उनको निकाल दिया गया था तो बहुत सारे लोग रोते बिलखते उनके पीछे कानपुर तक गए। और एक व्यक्ति ने लिखा था उसी समय, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यहाँ पर देह अवध को बोला गया है, जान बोला गया है यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को। कोई सड़क बाजार ऐसा न था जहाँ पे इनके विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। और इसमें हम देखते हैं कि नवाब को हटाने से फ़र्क और क्या क्या पड़ा। जो नवाब का दरबार लगता था, अब जाहिर सी बात है बेटा वो भी ख़त्म होना ही था। तो उस दरबार में जो संगीतकार थे, नर्तक थे, कवि, कारीगर, बावर्ची, जो नौकर थे, सरकारी कर्मचारी, बहुतों की रोजी रोटी चली गई, तो वो भी सारे असंतुष्ट हो गए। इसी के साथ बेटा हम आज के अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।